एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया था। तो उसका यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर हम लेके चल रहे थे। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने काफी चीजों को कंप्लीट कर दिया है। जो बचे हुए टॉपिक्स है मैं आज इसमें कंप्लीट करूंगी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो आपको ये तो याद होगा कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे। जैसे मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह कंप्लीट कर दिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले टॉपिक है वो जनांकीय परिस्थिति डेमोग्राफिक सिचुएशन पढ़ेंगे। उसके बाद वैवाहिक संरचना बिजनेस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जब 1947 का जब समय था, जब अर्थव्यवस्था जो है हमारी, हम अर्थव्यवस्था की जो उस वक्त पे हम प्रकाश डाल रहे हैं, हम उसके विकास को पढ़ रहे हैं, हम उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जान रहे हैं। जैसे हमने देखा पुरानी वीडियो में कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसका मेन जो कारण था वो ये था कि जो औपनिवेशिक शासन जो हमारे देश में था वो अपने फायदे के लिए चीजों को करते थे। तो उसमें सिर्फ वही चीजों का वो डेवलपमेंट करते थे जिससे उनको फायदा होता था, ना कि हमको। तो हम आज इसी में हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक सिचुएशन। डेमोग्राफिक सिचुएशन में आपका आता है जनसंख्या, आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, मृत्यु। मान के चलिए सारी चीजें, जनसंख्या कितनी पॉपुलेशन थी, आकार कैसी थी, जनसंख्या कैसा साइज था, कैसा आकार था। उसके बाद संरचना, जो उसकी संरचना था, जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, मतलब कैसे लोग हुआ करते थे, एकदम बुजुर्ग लोग थे कि युवा पीढ़ी भी थी, बच्चे भी थे, मतलब ये संरचना में आ जाता है। उसके बाद हम बात करें तो वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, लोगों को सामान कैसे उपलब्ध होते थे, जरूरी चीजें लोगों को उपलब्ध होती थी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गरीब को उपलब्ध हो रही है, गरीब को उपलब्ध नहीं हो रही और अमीर को ही हो रही है। उसके बाद हम जन्म, मतलब मृत्यु कैसी थी, मृत्यु दर कैसा था, लोग कितनी उम्र तक, एवरेज लोग कितनी मतलब जन्म ले रहे थे, और जन्म जो थे वो कितने समय तक चल रहे थे, उसी में इंक्लूडिंग आ जाएगा आपका मृत्यु। तो मृत्यु भी पढ़ेंगे, मृत्यु भी इसमें हमको समझना है। प्रवास, कैसी जगह पे रहते थे। तो इन सबको हम बोलते हैं जनांकीय परिस्थितियां, इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोग्राफिक सिचुएशन। तो इन सबको जब जानने की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने क्या किया, 1881 में जनगणना स्टार्ट किया। क्या कब स्टार्ट किया, तो 1888 में। आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी आता है, पहली जनगणना हमेशा पूछता है। तो 1881 में हमने जनगणना स्टार्ट की। उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद जो है वो जनगणना होती रहती थी, हर 10 वर्ष के बाद। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, 1881 में फर्स्ट जो है वो जनगणना हुई थी। मेरे हिसाब से आप लोग याद रखेंगे। सेकंड, जब हम बात करते हैं साक्षरता की, तो उस समय जो साक्षरता थी वो 16%, करीब में 16% से भी नीचे थी। किससे नीचे थी, तो ये 16% से भी आपकी नीचे थी। क्या थी, साक्षरता। अब इसमें हम बात करते हैं कि महिलाओं की कितनी थी। साक्षरता तो थी, लेकिन महिलाओं की कितनी थी, तो महिलाओं की जो साक्षरता में जो भागीदारी थी वो 7% से भी नीचे थी। आप समझ सकते हैं कैसा हाल रहा होगा उस समय का। 7% से भी नीचे जो थी वो साक्षरता थी महिलाओं की। आप क्या कर सकते हैं, आज के डाटा से इसको कंपेयर करिएगा, जिससे आपको करंट और आपको उस टाइम से एक आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। तो आप लोग आज के डाटा को देखिएगा, तो महिलाओं का 7% से भी कम था। हम अगर जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, एवरेज लाइफ की, तो ये 32% था, सॉरी 32 वर्ष था। कितना था, तो 32 वर्ष था। आज का क्या है, प्रेजेंट का 60 वर्ष है ना। प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट का कितना है, प्रेजेंट का है आपका 60 वर्ष है ना। उस समय का क्या था, तो उस समय का था आपका 32 वर्ष। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं व्यवसायिक संरचना बिजनेस स्ट्रक्चर की। इसमें जो था आपको मैंने पहले ही वीडियो बताया था, इसके पहले वीडियो में ही, कि जो था हमारा वो 80 से 85% जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था हम कह सकते थे, क्योंकि ज्यादा जो जनसंख्या थी वो हमारी कृषि पे डिपेंड थी, कृषि पे वो निर्भर थी, क्योंकि उस समय वो ज्यादा काम ही नहीं हुआ करते थे, तो कृषि पे निर्भर होना ही उनको पड़ता था। तो क्या कह सकते हैं, अगर हम बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कृषि क्या थी, 75 से 80% तक कृषि में ही लोग जाते थे, लोग खेती ही वगैरह करते थे। जो बचे खुचे 15 से 20% थे वो विनिर्माण में आते थे। अगर आपको पता है सेक्टर्स के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप मुझे बताइएगा कृषि किस सेक्टर में आती है, तो ये आपको पता होगा फर्स्ट सेक्टर में आती है। और विनिर्माण, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसी चीज को, मतलब अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, मान लीजिए डेयरी, कोई दूध निकाल के बेच रहा है, तो वो क्या है, फर्स्ट सेक्टर है। बट वो दूध को पॉलिथीन में बांट के बेच रहा है, तो वो क्या सेकंड सेक्टर में आ जाएगा।
तो विनिर्माण के जो लोग थे वो 15 से 20% ही थे। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना में अगर हम बात करते हैं तो पतनों, जल परिवहन, ट्रेन, पोस्ट ऑफिस, इन सब का तो विकास हुआ, नो डाउट। हम बोल सकते हैं इस बात को कि उनके आने से बहुत सारी चीजें नुकसान हुई, हम नुकसान की कोई कीमत मतलब गिनती नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम कुछ परसेंट अच्छी चीजों को देखें तो इसमें जो उनके जो शिप वगैरह थे उनका जो भी ये जल में जो भी परिवहन थे, जल परिवहन का विकास हुआ, पोस्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं डाक, उसका विकास हुआ, न्यूज़पेपर, इन सारी चीजों का जो है वो विकास हुआ था उस टाइम पे। अब इसमें से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे कि 1850 में जो था वो रेल का आरंभ हो गया था, मतलब जो ट्रेनों का है, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है, पहली ट्रेन बम्बई टू ठाणे, बम्बई से ठाणे भी वहीं पे है। बम्बई टू ठाणे कब गई थी? 1853 में गई थी। 1853 में चली थी बम्बई टू ठाणे, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसी समय पे टाटा एयरलाइंस की स्थापना हो गई थी 1932 में। किसकी स्थापना हो गई थी? तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हो गई थी। नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन पे। अब हम ये सोचते हैं कि हमने 3 वीडियोस देखे, हमने इस चैप्टर को पढ़ा कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। अब जब हमने इसकी चीजों को जाना कि यहाँ पे लोग थे, कृषि कैसा क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र कैसे थे, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, इनका बिजनेस सेक्टर कैसा था, ये सारी चीजें हम पढ़े तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप ये निष्कर्ष सोच के रखिएगा। मेरे हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो थे शासन के, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हमारा भारतीय विकास जो है वो नहीं हुआ, वो अपने फायदे के लिए हमको यूज करते थे। क्योंकि जब एक बेरनियार नाम का फ्रांसीसी हमारे इंडिया में आया था तो उसने बंगाल के और ढाका के क्षेत्र को देख के बोला कि वो बंगाल जो है वो काफी समृद्ध नगर है, समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके वहां पे उस टाइम पे मलमल और सूती वगैरह का बहुत अच्छा उद्योग था, इसलिए। और ऐसा नहीं है, प्राचीन भारत की अगर हम ओर देखते हैं तो काफी चीजें हमारे पास थी जिससे हम व्यापार करते थे। उनके आने से क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हमारा जो अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर पड़ गई। उसका रीजन था वो हर एक चीज पे टैक्स लगाते थे, हर एक चीज पे कर लगाते थे, और अकॉर्डिंग टू द मतलब सिचुएशन वो क्या करते थे, उन्हीं चीजों को बढ़ावा देते थे जिनसे उनके देश में फायदा पहुंचता था। इस वजह से जो भी हमारे जो देश की जनसंख्या थी या जो देश की आधे ज्यादा जो आबादी थी उसको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। हाँ, कुछ चीजें हम उसको पॉजिटिव तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेन हो गया और अखबार हो गया, और आपका ये जो रेल परिवहन, जल परिवहन, इन सब एयरलाइंस, इन सब की जो थोड़ी बहुत इस विकास हुआ था ये भी उन्होंने किया था। बट आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये उन्होंने विकास हमारे लिए किया था, ये विकास उन्होंने उनके लिए किया था कि अगर भारत की सड़कें अच्छी होंगी तो उससे उनका व्यापार अच्छा होगा, भारत में अगर ट्रेन सुविधा होगी, भारत में एयरलाइंस होगी तो उससे उनका फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा और कंक्लूजन आप किसी को बता सकते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो स्टार्ट करेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे जो 1950 से 1990 है, आई थिंक देखना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ 3 वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर को